हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी, यूनिट नंबर 3, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 8 है और हम इस वीडियो में यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एंड माइक्रो बॉडीज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी फटाफट सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो कैसे लगाना है अटेंडेंस जल्दी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सके एंड अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सके। राइट, चलिए तो स्टार्ट करें। जल्दी बताइए, इससे पहले वाले में हमने क्या करा था, जल्दी बताइए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था? प्रीवियस वीडियो हमारी किसकी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। राइट, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो चलिए, जैसे कि बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियस की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की। तो मैं कुछ पॉइंट आपको कवर करवाऊंगी न्यूक्लियस के अंदर कि न्यूक्लियस क्या होता है। चलिए भाई, जैसे कि मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था, जल्दी बताइए। तो एन से न्यूक्लियस, एंड मैंने बोला था डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। राइट, तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था एंड रॉबर्ट ब्राउन में एन आया, एन से न्यूक्लियस, एन से ब्राउन। राइट, तो ब्राउन में किसने एन आ रहा है एंड यहाँ पर न्यूक्लियस में भी एन आ रहा है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। राइट, फिर इसके बाद हम देखते हैं कब किया था डिस्कवर, कब डिस्कवर किया था? तो इन्होंने डिस्कवर किया था 1831 में। कब? 1831 में। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं कि देखिए, जो न्यूक्लियस का मटेरियल था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद न्यूक्लियस का मटेरियल देखा गया। ठीक है, तो मटेरियल जो है, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस को कैसे आइडेंटिफाई किया गया? आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग बेसिक डाई। किसको यूज किया था? बेसिक डाई को। किसको यूज किया था? बेसिक डाई। और जो उसका मटेरियल था उसको नाम दिया इन्होंने क्या? क्रोमैटिन। क्या नाम दिया था? क्रोमैटिन। क्रोमा मतलब कलर, टिन मतलब थ्रेड, तो इनको क्या है? कलर थ्रेड दिखे, जिसको इन्होंने नाम दिया क्रोमैटिन। और ये किसने नाम दिया था, जल्दी बताइए? फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया? क्रोमैटिन। राइट, किसने दिया? फ्लेमिंग में। ओके, चलिए अब और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें? तो देखिए बेटा, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल। और क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे कि एक इंस्टीट्यूट को रन करता है कौन?
जो कि हेड होता है, राइट। उसके अंदर फिर सारे लोग आते हैं जो कि अपने पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, बट उस पूरे इंस्टीट्यूट को कौन रन करता है, उसका हेड, राइट। तो ऐसे ही इस सेल का हेड कौन है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अपना ब्रेन अप्लाई करता है कि भाई आपको ये करना है, वो करना है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, राइट। फिर हम बात करते हैं शेप की। न्यूक्लियस के शेप की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रही हूं, न्यूक्लियस के शेप की अगर बात करूं, तो न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है बेटा, न्यूक्लियस का जो शेप है वो कैसा होता है, न्यूक्लियस का जो शेप है वो होता है ओवल या राउंड। क्या होता है, ओवल या राउंड। क्या होता है, ओवल या राउंड, राइट। क्या होता है, ओवल या राउंड। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और कौन कौन से ऑर्गेनेल है जिसमें दो मेम्ब्रेन होती है, बताइए जल्दी, कौन कौन से ऑर्गेनेल है ऐसे जिसमें दो मेम्ब्रेन होती है, बताइए कौन कौन से ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एंड क्या पॉइंट होगा, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस का नंबर जो होता है सेल के अंदर वेरी करता है। मेनली जो है एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, बट इसका नंबर वेरी करता है। मैं ये नहीं बोलती कि हमेशा एक न्यूक्लियस जो है एक सेल में होगा, बट ऐसा कहीं कहीं कोई कोई से ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखा गया कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस का नंबर क्या करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस वेरी, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, वेरी करता है, राइट। जैसे कि मैं बात करूं, ये 1 इन नंबर, 1 इन नंबर, ठीक है, 2 इन नंबर, मैनी इन नंबर, एंड हो सकता है एब्सेंट हो ही ना, एब्सेंट भी हो सकता है, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अगर एक होता है, न्यूक्लियस एक होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्या बोलते हैं इसे, यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या कहते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। दो होंगे तो हम क्या कहेंगे, बाई न्यूक्लिएटेड। क्या कहेंगे, बाई न्यूक्लिएटेड। मैनी होंगे तो क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड या पॉली न्यूक्लिएटेड, राइट। मल्टी न्यूक्लिएटेड या पॉली न्यूक्लिएटेड। एंड एब्सेंट है तो एब्सेंट, राइट। अब यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है मेनली सेल में देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द सेल जो है यूकैरियोटिक सेल है, उसमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, राइट। तो मोस्ट ऑफ द सेल में आपको क्या देखने को मिलेगी, यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मोस्ट ऑफ द सेल में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, जल्दी बताइए यहाँ पर, या मैं ऐसे बोलूं यूकैरियोट्स में, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन, राइट। वहीं पर दूसरी जो है क्या है, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये मिलती है आपको पैरामीशियम में। किसमें, पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है आपको, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मतलब उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम जो है उसमें कितने न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे आपको, दो। वहीं पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको ओपेलाइन में मिलती है। किसमें, ओपेलाइना में, राइट। किसमें देखने को मिलती है, ओपेलाइना में, राइट। वहीं पर ये जो हम बात करें कि न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है, कौन से सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो क्या मैंने आपको पढ़ाया था, ह्यूमन की आरबीसी। जब ह्यूमन की आरबीसी मैच्योर होती है तो वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ देती है। क्यों, क्योंकि उसको गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए है, तो वो अपने ऑर्गेनेल को छोड़ देती है, राइट। तो यहाँ पर हमने बोला था कि मैच्योर आरबीसी,
किसमें, मैच्योर आरबीसी में भी क्या नहीं होती, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में क्या नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता, राइट। और मैंने एक जगह एनाटॉमी पढ़ाई थी, क्या आपको याद है, और एनाटॉमी में मैंने जब फ्लोएम पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि फ्लोएम जो है वो किससे मिलकर बनता है, सीप ट्यूब। किसका फ्लोएम, मैंने बोला था एंजियोस्पर्म का फ्लोएम जो होता है उसमें क्या होता है, सीप ट्यूब कंपोनेंट होता है एंड कंपेनियन सेल होते हैं। एंड मैंने बोला था सीप ट्यूब का खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, उसके लेटरल वॉल पे किसका न्यूक्लियस होता है, जल्दी बताइए, उसके लेटरल वॉल पे कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है जो कि कंट्रोल करता है सीप ट्यूब को, क्योंकि सीप ट्यूब भी क्या है, कंडक्टिंग एलिमेंट है, कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन को। तो मैंने बताया था वहां पर कि यहाँ पर जो आपका सीप ट्यूब है उसका भी न्यूक्लियस नहीं होता, राइट। तो सीप ट्यूब जो है, मैच्योर सीप ट्यूब जो है उसमें भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो सीप ट्यूब में भी आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, राइट। चलिए, और क्या पॉइंट लिखना चाहोगे, जल्दी बताइए, आपसे ही पूछ लेती हूँ, और क्या पॉइंट लिखना चाहोगे। तो हम एक दो पॉइंट और लिख लें, क्या चलेगा, बताइए। देखिए, एक पॉइंट ये लिख देते हैं कि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल present inside the nucleus but, ठीक है, some of the genetic material present in mitochondria and chloroplast, राइट। चलिए, तो ये पॉइंट लिख लीजिए जल्दी, ये पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से। तो ये हमारे सारे के सारे न्यूक्लियस के पॉइंट हो गए, राइट, जो कि आपको याद रखने हैं। तो जल्दी जल्दी सारे पॉइंट नोट करते जाइए, है ना, सारे पॉइंट नोट कीजिए। यहाँ पर हमने सारे पॉइंट को इंक्लूड किया है, ठीक है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है हमसे। चले, आई होप आपने सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे, है ना। और जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किए हैं प्लीज़ उनको लिंक शेयर कर दो तो वो भी ज्वाइन कर जाएं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये, न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्क्राइब किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। कब, 1831 में, राइट। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई वॉज गिवन द नेम क्रोमैटिन, ठीक है। बाद में क्या किया गया, न्यूक्लियस के मटेरियल को स्टेन किया गया, किसके साथ, बेसिक डाई के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। स्टेन का मतलब क्या है बेटा, कलरिंग, ठीक है, उस पर क्या डाला गया, कलर डाला गया, बेसिक डाई डाला गया, ठीक है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था जब मैंने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ाया था, तो किसी का कमेंट आया था कि मैम व्हाट इज स्टेनिंग, ठीक है। तो स्टेनिंग का मतलब क्या होता है कि हमने बैक्टीरिया के ऊपर एक पर्टिकुलर कलर डाला, उस पर स्टेन डाला। स्टेन का मतलब दाग होता है, राइट। स्टेन का मतलब क्या होता है, दाग। तो कलर एक दाग है। अगर आपके कपड़े पे जैसे कि व्हाइट कलर का कपड़ा है, उस पर ब्लू लग गया कलर, तो आप क्या बोलोगे, इस पे स्टेन आ गया, राइट। तो वैसे ही हमने बैक्टीरिया के ऊपर कौन सा कलर डाला था, क्रिस्टल वॉयलेट या जेंशन वॉयलेट। मतलब हमने क्या की, बैक्टीरिया पे स्टेनिंग की, कलर डाला उसको, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर स्टेन का मतलब है कलर डाला, कौन सा, बेसिक डाई डाला, ठीक है। डाई एसिडिक भी होते हैं एंड बेसिक भी होते हैं। यहाँ पर हमने बेसिक डाई यूज किया क्योंकि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जो
डीएनए है वो एसिडिक है, तो उसके ऊपर उस पर हमें क्या इफेक्ट देखने के लिए कौन सा डाई डालना पड़ेगा, बेसिक, राइट। अगर एसिडिक हो सॉरी हमारा बेसिक होता तो हम एसिडिक डाई डालते, क्या डालते, एसिडिक डाई, राइट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। चलिए अब देखिए, द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस जो है उसमें इसको हम प्रिपरेटरी फेस कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेस। आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन, क्या पढ़ने वाले हैं, सेल डिवीजन। तो आप सेल डिवीजन में देखेंगे दो फेस, एक देखेंगे इंटरफेस एंड दूसरा देखेंगे एम फेस, ठीक है। तो इंटरफेस जो होता है वो प्रिपरेटरी फेस होता है, किसके लिए, एम फेस के लिए। तो एम फेज में हम क्या करते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस करते हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं, देन हम सेल का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ एंजाइम्स बनाना है, डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है। भाई सिंपल सी बात है, हमें सेल को डिवाइड करना है, तो एक सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अब कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर तो हम उसका इक्वल डिवीजन कर पाएंगे। तो हम कैरियोकाइनेसिस में जो क्रोमोसोम है उसको डिवाइड करते हैं, राइट। बट उससे पहले हमें डीएनए का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो इंटरफेस में होता है, और डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो भी एंजाइम्स लगते हैं वो इंटरफेस में ही बनते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल चाहिए, हमको सेल को डिवाइड करने हैं, सिंपल सी बात है। तो अब मुझे सेल को डिवाइड करने हैं, तो 2 सेल बनाने हैं, तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए रहेंगे, 2 गोल्गी अपैरेटस चाहिए रहेगा, 2 न्यूक्लियस जो है वो तो हम डिवीजन से बना ही लेंगे, ठीक है। हमें अगर बात करें हम कि भाई ये प्लांट सेल है तो हमें 2 प्लास्टिड चाहिए, राइट। तो हमें 2 ऑर्गेनेल चाहिए सारे के सारे, तो हमें ऑर्गेनेल को भी क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो ये भी किस में होता है, इंटरफेस में। किस में होता है, इंटरफेस में, राइट। तो इनका कहना है कि इंटरफेस में जो न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड। तो इंटरफेस में न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। तो देखिए बेटा याद रखना, इंटरफेस में जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होता, राइट। वो कैसा होता है, यहाँ पर वो ओपन होता, अनकंडेंस्ड होता है, राइट। जो कि एक थ्रेड होते, कलर थ्रेड होते, मैंने बताया था बीड्स ऑन स्टिंग, ठीक है। तो जो मैं 12th क्लास में पढ़ाती हूँ वहाँ पर, तो यहाँ पर क्रोमैटिन का मतलब क्या है कि आपको न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड्स दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, ऐसे थ्रेड्स दिखाई देंगे, और ये थ्रेड्स कैसे है, कलर है, ऐसे लगेगा आपको कि ये क्या है, मोतियों की माला है। क्या है, मोतियों की माला, राइट। तो इन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स, राइट। तो देखिए जब इंटरफेस में होता है न्यूक्लियस तो उसमें क्रोमैटिन्स दिखते हैं। जब वो एम फेस में जाता है और एम फेस के प्रोफेस में जाता है, तब जाकर इन क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है। क्रोमैटिन क्या है, कुछ नहीं है, डीएनए है। क्रोमैटिन क्या है बताइए, क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए होता है। क्रोमैटिन जो है बेटा वो क्या होता है, डीएनए। अब क्या होता है, जब क्रोमैटिन कहाँ जाता है, एम फेस में जाता है, तो क्रोमैटिन का क्या स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन। क्या स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन। एंड क्रोमैटिन जो है उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमोसोम में। किस में, क्रोमोसोम में। इतना क्लियर हुआ, बताइए। तो किस में कन्वर्ट हुआ ये बताइए, क्रोमोसोम में। क्लियर है। तो देखिए इनका कहना है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड 1 और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर
न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, कंडेंस्ड, यहाँ पर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती है, जैसे हम न्यूक्लियोलाई या सिंगुलर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस कुछ नहीं है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। क्या है, डीएनए ही क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसोम में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। राइट, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये माइक्रोस्कोप में देखा गया स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है ना, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पर अभी मैंने बात बताई आपको कि न्यूक्लियर की दो मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस की कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिस जगह पर फ्यूज होती है, तो वहां पर बनता है पोर, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस की कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब मैंने एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ाया था आपको, और वहाँ पर जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, या दूसरी पॉइंट ये भी बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ही न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करा है। दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं सही होते हैं। राइट, इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, जल्दी बताइए। स्क्रीनशॉट ले लिया? तो देखिए एक ब्लैंक स्लाइड पे मैं समझाती हूँ आपको। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस है हमारा कब का, इंटरफेस के टाइम पर। कब है ये, इंटरफेस के टाइम पर। राइट, और यहाँ पर इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड्स। किसके फॉर्म में है, जल्दी बता दीजिए। ये है हमारा न्यूक्लियस। कब है बेटा ये न्यूक्लियस, ड्यूरिंग इंटरफेस। कब, इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेस में हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस फॉर्म में है, क्रोमैटिन थ्रेड्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, क्रोमैटिन थ्रेड, है ना। तो क्रोमैटिन जो है ये क्या है, डीएनए ही है। क्या है, डीएनए ही है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए क्या होता है। क्या आपने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में सुना है? क्या आपने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में सुना है, जल्दी बताइए। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो बेटा देखिए इस तरीके से यहाँ पर टोटल 8 क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये पीछे की तरफ है, राइट, ये पीछे की तरफ है। ये क्या है, टोटल 8 प्रोटीन्स हैं। राइट, क्या है, टोटल 8 बेसिक प्रोटीन्स है। ठीक है, ठीक है, और 4 पीछे ऐसे हैं, 4 पीछे ऐसे, राइट। तो ये क्या हो गए हमारे हिस्टोन प्रोटीन। क्या हो गए, जल्दी बताइए, हिस्टोन प्रोटीन। जैसे कि इसकी बात करूं तो ये हो गया H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, तो ऐसे ये 4 हैं और इसके 4 पीछे है, तो टोटल 8 प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं ऑक्टामर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर। क्या है, ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्टा मतलब 8। ठीक है, ऑक्टा का मतलब क्या है,
8। तो यहाँ 8 यूनिट से बनकर क्या बना है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन का ये ऑक्टामर है। ये कैसा होता है बेटा, इसका नेचर जो है ये कैसा होता है, बेसिक। कैसा होता है ये, बेसिक नेचर का होता है, राइट। क्यों होता है बेसिक, क्योंकि इसमें लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक। और यहाँ पर हमारे डीएनए का जो नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक, राइट। डीएनए एसिडिक और ये हिस्टोन का ऑक्टामर है, ये कैसा है, बेसिक। तो एसिडिक बेसिक दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट, और अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। यहाँ पर एसिडिक नेचर के होने की वजह से, ये एसिडिक नेचर किसकी वजह से है, फॉस्फेट की वजह से। किसकी वजह से, फॉस्फेट की वजह से, राइट। तो यहाँ फॉस्फेट की वजह से कैसा नेचर है, जल्दी बताइए, या मैं सीधा लिख दूं क्या, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, इसकी वजह से यहाँ पर इसका एसिडिक नेचर है, और इस वजह से डीएनए जो है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और वहीं पर हम बात करें किसकी, हिस्टोन प्रोटीन की, तो हिस्टोन प्रोटीन में एसिडिक एंड बेसिक, यहाँ पर ये क्या होंगे, बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो बेसिक अमाइनो एसिड की वजह से हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। और देखिए अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर इन हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए क्या कर जाएगा, बताइए, डीएनए जो होता है बाइंड करता है। क्या होता है, बाइंड करता है। ये एक तो क्रोमैटिन इसके रैपिंग के बाद बना है, राइट। ये हुआ कैसे वो मैं ये बता रही हूँ। डीएनए था, क्या था, डीएनए। डीएनए कैसे होता है, जल्दी बताइए, ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए, राइट। ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डीएनए जो है ये कैसा होता है, जल्दी बताइए, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर मेरा ये बताने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो क्रोमैटिन में ये दिख रहा है, ये क्या है, डीएनए। और ये क्रोमैटिन बना कैसे, इस डीएनए का क्या हुई, इस पर फोल्डिंग हुई, है ना, रैपिंग हुई। तो जब रैपिंग हुई डीएनए की, तो मैं डीएनए की यहाँ पर क्या करा देती हूँ, जल्दी बताइए, रैपिंग करा देती हूँ। डीएनए की क्या करा देती हूँ, रैपिंग। तो ये है हमारा क्या, डीएनए, और इस डीएनए की मैंने रैपिंग करा दी कहाँ पर, इसके ऊपर। तो इस तरीके से डीएनए इस पर क्या होता है, रैप होता है, राइट। डीएनए क्या होता है, रैप, ठीक है। तो ये डीएनए क्या हो गया यहाँ पर, रैप। ऐसे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिसके ऊपर डीएनए क्या होता है, रैप होते जाता है, एंड इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। कैसा, ये क्रोमैटिन थ्रेड वाला स्ट्रक्चर बनता है, राइट। तो यहाँ पर हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा कि बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और उनके ऊपर क्या है, जल्दी बताइए। ऐसे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन हैं जिसके ऊपर डीएनए क्या है, रैप है। क्या है, डीएनए रैप है। तो ऐसे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिसके ऊपर क्या है, डीएनए रैप है। क्या है, डीएनए रैप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीएनए रैप। ऐसा स्ट्रक्चर जो दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये रैपिंग जो दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, राइट। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का क्या है, एक यूनिट है, जिसे हमने क्या बोला, न्यूक्लियोसोम, राइट। तो यहाँ पर ये बन गया क्या, ऐसे लग रहा है कि धागा, बीच में धागा कैसा है, ओपन है, ठीक है। बीच में क्या है, धागा ओपन है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा देखना प्लीज, यहाँ देखिए, ये ऐसा लग रहा है धागा ओपन है, देन फिर ये धागे कैसे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पहले एक मोती है, फिर धागा है, फिर मोती है, फिर धागा है, ये धागा है, राइट, फिर मोती है। तो ऐसा लग रहा है कि हमने क्या किया, धागे में मोतियों को पिरो दिया। इसे हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो क्रोमैटिन को हम क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये हमारा क्या है, क्रोमैटिन। क्या है, क्रोमैटिन, जिसे हम क्या कहते हैं, कैसा स्ट्रक्चर दिखता है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग,
है ना, जैसे कि हमने धागे में क्या कर दिए, मोती पिरो दिए। अब आता है हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसे हम स्कैफोल्डिंग प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैप होल्डिंग प्रोटीन। तो स्कैप होल्डिंग प्रोटीन जो होता है इसको और ज्यादा कंडेंस करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, स्कैप होल्डिंग प्रोटीन। क्या है, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन, जो कि क्या होता है, जल्दी बताइए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है, जल्दी बताइए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो जब ऐसा होता है, फिर से क्या हो रही है यहाँ पर, जल्दी बताइए, फिर से जब यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है डीएनए का, किसकी मदद से, स्कैप होल्डिंग प्रोटीन की मदद से। किसकी मदद से, स्कैप होल्डिंग प्रोटीन की मदद से। तो अब जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनेगा, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कैसे बनता है, आप समझ में आया, इतनी ज्यादा प्रोसेस होती है, उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है, क्रोमोसोम। तो ये क्या हो गया हमारा, जल्दी बताइए, क्रोमोसोम। तो ये क्या बन गया, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है यहाँ पर, जल्दी बताइए, क्रोमोसोम क्या है, बताइए। डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म है। डीएनए का क्या है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। और एक जगह डीएनए क्या हो गया, ऐसा इकट्ठा हो गया, एक कॉन्स्ट्रिक्शन बना लिया, उससे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कैसे बना, डीएनए के कंडेंसेशन से। किससे, डीएनए के कंडेंसेशन से। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट। ये क्या होती है, इसे हम एक क्रोमैटिड कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, इसे हम एक क्रोमैटिड कहेंगे। ठीक है, ये एक क्रोमैटिड कहलाएगी। ठीक है, और ये आर्म कहलाती है। क्या है, आर्म। ठीक है, पी आर्म, क्यू आर्म, ये आर्म्स कहलाती है। और यहाँ पर दूसरे बार कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ये पहला कॉन्स्ट्रिक्शन, इसलिए से प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और यहाँ दूसरे बार कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या नाम दिया है, जल्दी बताइए। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हमने क्या नाम दिया है, जल्दी बताइए। इसे हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमेयर। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर, राइट। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम कहते हैं नॉर, NOR। नॉर का मतलब क्या है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर, रीजन, राइट। क्लियर है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, क्रोमोसोम का। किसका, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कैसे बना, ऐसी ये प्रोसेस हुई, यहाँ पर डीएनए में कंडेंसेशन हुआ, तो कंडेंसेशन से हमें क्या मिला, क्रोमोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए ही है। क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना किसी देरी के फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताइए। चलिए, तो ये हमारा हो गया था, ये वाला पार्ट हमारा हो गया था, राइट। चलिए, तो हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोलस की या न्यूक्लियोलाई की। किसकी, न्यूक्लियोलस की या न्यूक्लियोलाई की। उससे पहले जान लीजिए आप स्ट्रक्चर ऑफ, उससे पहले जान लीजिए आप क्या, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। क्या जान लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस जो है
डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो हम बना लेते हैं इसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो एक मिनट, ये एक मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरी मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस की कितनी मेम्ब्रेन दिख रही है जल्दी बताइए? 2 मेम्ब्रेन्स दिख रही है। क्या दिख रही है? 2 मेम्ब्रेन्स। तो न्यूक्लियस कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या है न्यूक्लियस? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस क्या है जल्दी बताइए? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, फटाफट करो भैया, जल्दी जल्दी, है ना, देरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, तो ये क्या किया मैम आपने यहाँ पर, ये क्या कर दिया? तो देखिए क्या होता है, इसको हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं? आउटर, बाहर की तरफ है ना, इसलिए हम इसे कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चमका, जल्दी बताइए, इतना चमका क्या? क्या बोलते हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारी क्या हो गई? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। वहीं पर दिस वन इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो देखिए क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्यार जागा, काफ़ी प्यार जागा। तो उन्होंने बोला कि यार है ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं जल्दी बताइए? फ्यूज़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्यूज़। तो इस तरीके से आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? फ्यूज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्यूज़, राइट। तो ये हो गई फ्यूज़, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्यूजन की वजह से क्या बना? पोर बना। क्या बना? पोर। तो इस पोर को हम क्या कहेंगे? किस में बना? न्यूक्लियस में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर कैसे बना? फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से, राइट। ये जो मैट्रिक्स पार्ट है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो मैट्रिक्स पार्ट है पूरा, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहेंगे जल्दी बताइए? न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। अब याद रखना, जब मैंने साइटोस्केलेटन पढ़ाया था, तो मैंने जब वहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है लैमिन प्रोटीन और कौन से प्रोटीन से बनता है? जल्दी बताइए, कौन से प्रोटीन से बनता है? कैरेटिन प्रोटीन से, राइट। तो मैंने वहाँ पर आपको क्या बताया था? जल्दी बताइए, मैंने क्या बताया था? कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है उसका क्या रोल है? वो क्या करता है? परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल है। एंड वो कहाँ पर यूज होता है? जल्दी बताइए। न्यूक्लियस को, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। कैसे? देखिए यहाँ पर बेटा क्या प्रेजेंट होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या प्रेजेंट होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि क्या करता है? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। तो ये क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहा है। किसको मेंटेन करके रख रहा है? जल्दी बताइए। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को।
राइट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर लैमिना। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए? न्यूक्लियर लैमिना। और ये किससे बना हुआ है न्यूक्लियर लैमिना, जल्दी बताइए? इंटरमीडिएट फिलामेंट से। किससे? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है। कौन सा प्रोटीन होता है, जल्दी बताइए? लैमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? लैमिन प्रोटीन। क्लियर है? और यहां पर आपका क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल। यहां क्या प्रेजेंट होगा आपका? जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या हो गया आपका? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल हमने किसको बोला, जल्दी बताइए? हमने किसको बोला है जेनेटिक मटेरियल? मैं ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाऊंगी, मैं इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाऊंगी, राइट? इसे हमने क्या कहा? जेनेटिक मटेरियल। क्या कहा, जल्दी बताइए? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल। क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। कंडेंस्ड डीएनए फॉर्म होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? न्यूक्लियोलस। ये क्या हो गए? न्यूक्लियोलस, राइट? तो इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए? इतना समझ में आया या नहीं? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्या है? न्यूक्लियर लैमिना। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जल्दी बताइए? क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो न्यूक्लियोलस क्या है बेटा? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। न्यूक्लियोलस क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट? चलिए, तो अब हम न्यूक्लियोलस के बारे में जान लेते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो देखिए, न्यूक्लियोलस की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? न्यूक्लियोलस की। तो हम कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे न्यूक्लियोलस में। जैसे कि पहला पॉइंट तो मैंने अभी बोल दिया कि ये क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। चलिए, तो पहला पॉइंट है न्यूक्लियोलस क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए present inside the nucleus, right? और ये जो डीएनए है, ठीक है, मैं आपको क्लास 12th में पढ़ाऊंगी, राइट? डार्कली स्टेन्ड डीएनए। ये कैसा है? डार्कली स्टेन। ठीक है, ये कैसा है? डार्कली स्टेन डीएनए। दूसरा पॉइंट है, ये जो है कैसा स्ट्रक्चर है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। थर्ड पॉइंट है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। कैसा है? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा है? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस। किस में इन्वॉल्व होता है? आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अगर मैं नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं? नंबर की। तो इसका नंबर जो है मोर देन या नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस
is more than 1 in number, कितना नंबर हो सकता है? अप टू 10 इन नंबर कितना हो सकता है? 10 तक इनका नंबर हो सकता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। राइट, इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं? तो इनका नंबर कितना हो सकता है? जल्दी बताइए। मोर देन 1 इन नंबर एंड अप टू 10 इन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सेल, द सेल which is actively involved in protein synthesis have prominent nucleolus and more number of राइबोसोम। राइट, इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अभी ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम आर involved in न्यूक्लियोलस सिंथेसिस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ठीक है, क्रोमोसोम मतलब डीएनए न्यूक्लियोलस को बना रहा है, बट कौन सा डीएनए? तो यहां पर कौन सा होगा? एक्रोसेंट्रिक सिंथेसिस। राइट, फिर कौन कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो पॉइंट भी आपके लेवल पे तो नहीं है, बट ठीक है हम लिख लेते हैं। ठीक है, 10 क्रोमोसोम्स, ठीक है, या छोड़ देते हैं, ये पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं है। आप इतने पॉइंट को पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो आपने न्यूक्लियोलस के सारे पॉइंट्स ऐड कर लिए या नहीं? बताइए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की। किसकी? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की। उससे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट पढ़ लीजिए, क्या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या बोला इन्होंने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप which consists of two parallel membranes with space between 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ओ सॉरी, तो मैंने शायद पेरीन्यूक्लियर स्पेस बताना आपको भूल गई थी। पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? देखिए बेटा, यहाँ पर पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंड दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है। राइट, तो ये जो स्पेस है दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का, इसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो वो वहां पर आप डायग्राम में मेंशन कर लेना। तो ये जो स्पेस है ये कितना? 10 to 50 नैनोमीटर, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर, कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या बनाती है? एक बैरियर बनाती है
जो कि किसको सेपरेट करती है, न्यूक्लियस के इनसाइड वाले मैट्रिक्स को जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, एंड आउटर एनवायरनमेंट को जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आउटर एनवायरनमेंट मतलब न्यूक्लियस का आउटर एनवायरनमेंट, न्यूक्लियस का आउटर एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म, राइट। देखिए, द आउटर membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum। क्या मैंने बोला था कि यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कंटिन्यू करके, ठीक है, एक्सटेंशन बनाती है जिसे हमने क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। एंड यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, राइट। तो इनका कहना है कि यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, यही मेम्ब्रेन जो है, कौन सी मेम्ब्रेन बताइए, कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। किसकी बात कर रहे हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो देखिए, यही आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कंटिन्यू होकर क्या बनाती है, देखिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको, बट फिर भी एक बार और बता देती हूं कि यही कंटिन्यू कर जाती है किसमें, देखिए ये कैसे कंटिन्यू करती है, ये इस तरीके से कंटिन्यू कर जाती है किसमें, बताइए, ये किस में कंटिन्यू कर गई, ये कंटिन्यू कर गई आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं क्या, राइबोसोम। तो ये क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम, जो कि इसे क्या बनाते हैं, रफ बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो बताइए यहां पर इनका कहना क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस। ये कैसी होती है, कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं, एट द नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। इनका कहना है कि कुछ प्लेसेस पे न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है वो इंटरप्ट हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, कंटिन्यू नहीं रहती, और क्या बनाती है, माइन्यूट पोर्स बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, और ये माइन्यूट पोर्स जो है कैसे फॉर्म हो रहे हैं, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू इट्स मेम्ब्रेन। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि न्यूक्लियर पोर कैसे बने, तो मैंने बोला था कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ज्यादा प्यार बढ़ जाता है, एंड वो क्या कर लेती है, फ्यूज कर जाती है। तो जैसे ही आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में फ्यूजन होता है तो क्या बन जाता है, यहाँ पर आपको न्यूक्लियर पोर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, न्यूक्लियर पोर। मैम न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, तो देखिए हमने देखा है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है वो कहाँ पर होती है, इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। तो अब न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई तो जो mRNA बनेगा वो बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा न्यूक्लियस से बाहर, क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म में होती है, तो कैसे जाएगा, इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही जाएगा, राइट। जो राइबोसोम है, वो जो आपको rRNA है, ये सब कहाँ से जाएंगे, इसी न्यूक्लियर पोर से जाएंगे, क्योंकि ये rRNA जो है आपको प्रोटीन सिंथेसिस में जरूरत पड़ेगी, राइट। आपको यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि जो प्रोटीन बने जिसकी जरूरत न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो भी कहाँ से जाएगा, इसी पोर के थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। अब देखिए, दीज न्यूक्लियर पोर्स आर पैसेजेस
through which movement of RNA and protein molecules takes place in both directions। तो ये पार्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो द डायरेक्शन होता है, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी होता है एंड साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी होता है। यूनि डायरेक्शन यहाँ पर फ्लो या मूवमेंट नहीं होता, दोनों तरफ मूवमेंट होता है, राइट। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जो हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए कहाँ जा रहा है जल्दी बताइए? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस होनी है। कुछ प्रोटीन जो न्यूक्लियस को जरूरत है तो वो न्यूक्लियस में कैसे जाएंगे? इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू, राइट। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। तो मैंने ये पॉइंट आपको पहले ही लिखवा दिया था कि नॉर्मली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व, बट नंबर जो सेल के अंदर न्यूक्लियस का नंबर है इसमें भी वेरिएशंस देखने को मिली, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो न्यूक्लियस किसमें होते हैं? पैरामीशियम में, मैनी ओपेलाइना में, एंड एब्सेंट होते हैं आपके सीप ट्यूब एंड मैच्योर आरबीसी में, राइट। चलिए, कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? आप बता सकते हैं। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, एग्जाम्पल एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीप ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। तो बेटा याद रखना, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ फ्रॉग के न्यूक्लियस, जो फ्रॉग के सेल है उसमें न्यूक्लियस क्या है? उसकी जो आरबीसी सेल है उसमें क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फ्रॉग की आरबीसी में, एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर प्लीज अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप गलत मत कर देना, क्योंकि फ्रॉग की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है? मैनी मैमल्स, राइट, एंड सीप ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। तो सीप ट्यूब जो है वो किसका कंपोनेंट होता है? फ्लोएम का। किसका? फ्लोएम का, राइट। अब देखिए, वीडियो कंसीडर दीज सेल्स एज लिविंग, ठीक है। तो क्या जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उन सेल को आप लिविंग कंसीडर करेंगे या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उन सेल को आप लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे? जल्दी बताइए, फटाफट सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। अब देखिए, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। अभी हमने देखा कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, जो कि किसके जैसे बिहेव करता है? जेनेटिक मटेरियल। किसके जैसे? जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव करता है, राइट। अब देखिए, न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोलाई क्या है? जल्दी बताइए, न्यूक्लियोलाई क्या है? न्यूक्लियोलस है। क्या है? न्यूक्लियोलस, राइट। The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm and it is not membrane bound structure। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, सॉरी न्यूक्लियोलस जो है वो कैसा है? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। का मतलब क्या है? ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये पॉइंट भी मैंने लिखवा चुकी हूं कि न्यूक्लियोलस में क्या होती है? आरएनए की सिंथेसिस होती है। लार्जर एंड मोर नंबर numerous nuclei are present in cells actively carrying in protein synthesis। ये पॉइंट भी मैंने ऐड कराया है कि जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है वो उसका जो न्यूक्लियोलस है वो कैसा होता है? लार्जर एंड मोर नंबर में, राइट। इतना क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कोई नई बात नहीं थी, जो मैंने पॉइंट्स में लिखवाया वही सारी बात है जो आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, राइट। चलिए, तो आगे बढ़े, बताइए जल्दी, आगे बढ़े।
अब देखिए, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने क्रोमैटिन का क्या कराया था, कंडेंसेशन कराया था, तो मैंने आपको बोला था कि इंटरफेस में न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। तो क्रोमैटिन क्या है भाई, बताइए जल्दी से, डीएनए ही है। आप इसे कोई नया इंसान या कुछ नई चीज मत समझना, ये क्या है, कंडेंस डीएनए है, राइट। आप देखिए, ड्यूरिंग different stages of cell division, cells show structured chromosomes in place of nucleus, ठीक है, in place of the nucleus, right। तो इनका कहना क्या है, हम different stages में सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेस में, एम फेज में जो कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस में हम देखते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो उसमें आपको क्या दिखेगा बताइए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या दिखेगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। फुल्ली जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे अच्छा विजिबल स्ट्रक्चर जो देखा जाता है वो कैरियोकाइनेसिस के मेटाफेज में देखा जाता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सेल डिवीजन में, राइट। अब देखिए, क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स। तो अभी मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्रोमैटिन में क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए। डीएनए जो कि कैसा होता है, एसिडिक नेचर में, नेगेटिवली चार्ज होता है। वहीं पर दूसरा जो होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है। क्यों होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड की वजह से, राइट। तो इनका कहना है कि क्रोमैटिन जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, ठीक है। तो बेसिक प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मैंने नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आपको बनवाया था, जिसे मैंने स्कैप होल्डिंग प्रोटीन कहा था। क्या कहा था, स्कैप होल्डिंग प्रोटीन, राइट। तो जल्दी से इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी लाइक कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? अब देखिए, अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इनका कहना है कि सिंगल ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, है ना, वैसे आपका बोला जाता है 2.2 मीटर, राइट, लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46, कितने, हमारे एक डिप्लॉयड सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में जो डीएनए की लेंथ है वो कितनी होती है, 2.2 मीटर। कितनी होती है, 2.2 मीटर लेंथ होती है, राइट। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12th। कोई बात नहीं, इन्होंने क्लास 12th बोल दिया है, बट मैंने आपको क्लास 11th में ही पढ़ा दिया कि डीएनए का कंडेंसेशन पैकेजिंग कैसे होती है। डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पर डीएनए क्या होता है, रैप हो जाता है, बाउंड हो जाता है, राइट, और एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक यूनिट बनाता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, राइट। और ऐसे डीएनए बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन पे क्या होता जाता है, रैप होते जाता है, और ऐसा दिखता है कि एक माला है, ठीक है, जिसमें मोती है, एक धागे में मोती है, जिसे हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं, राइट। तो इसको हमने बीड्स ऑन स्ट्रिंग को क्या नाम दिया, क्रोमैटिन। क्या नाम दिया, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन को फिर हमने क्या किया, और ज्यादा कंडेंस्ड किया, तो हमने उसे क्या बोला, क्रोमोसोम। क्लियर है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ओके। अब देखिए, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है कब विजिबल होते हैं, ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। इसेंशियली हैज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो मैंने आपको बता दिया था कि देखिए यहां पर
थोड़ा सा गौर फरमाना। ठीक है, मैं यही बता दे रही हूँ कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में ये कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, तो मैं यही बता देती हूँ, राइट। अब बेटा याद रखना, देखिए दोनों क्या है, क्रोमोसोम है, दोनों क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है, दोनों क्या है, क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम है एंड दिस वन ऑल्सो, ठीक है, दोनों क्या है, क्रोमोसोम। अब मुझे एक बात बताइए, आपको दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? यहां पर एक ही क्रोमैटिड दिख रहा है, तो इस क्रोमोसोम की कंडीशन को हम मोनाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनाड, राइट। वहीं पर इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायाड। क्या बोलते हैं? डायाड कंडीशन, राइट। क्या बोलते हैं? डायाड कंडीशन, राइट। इतना क्लियर है, मोनाड एंड डायाड कंडीशन, ठीक है। मोनाड क्यों बोला? क्योंकि देखिए यहां पर मैंने आपको जैसे कि बताया है, क्रोमोसोम क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो यहां पर ये डीएनए कंडेंस्ड हो गया और क्या बना लिया? क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? जल्दी बताइए। इसे हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर। क्या नाम देते हैं? सेंट्रोमेयर, राइट। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड, राइट। इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। तो यहां पर ये भी क्या है? क्रोमैटिड। मतलब यहां इस क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड दिख रही है, इसीलिए इसे डायाड बोल रहे हैं। और ये दोनों क्रोमैटिड एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़ी हुई है, इसलिए इन दो क्रोमैटिड को हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड, राइट। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड, राइट। उसके अलावा अगर मैं देखूं यहां पर, तो ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, राइट। इतना क्लियर है। सेट और नॉर बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं? सेट और नॉर। इतना क्लियर हुआ या नहीं? एक को हम क्या बोलते हैं बेटा? यहां पर एक को, यहां तक दोनों, मतलब ये देखिए, ये पूरी एक क्रोमैटिड हो गई, ये मतलब पूरी एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरी क्रोमैटिड, और हर एक को हम क्या कहते हैं? आर्म। हर एक को हम क्या कहते हैं? आर्म। तो एक क्रोमैटिड में कितनी आर्म होती है? दो आर्म होती है, एक पी आर्म, दूसरी क्यू आर्म। एक क्या होती है? पी आर्म, दूसरी क्यू आर्म, राइट। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहां पर याद रखना है आपको, यहां पर याद रखना है कि इस रीजन से क्या जुड़ा रहता है? यहां पर इस रीजन से जुड़ा रहता है प्रोटीन, जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर, ठीक है। ये कैसा होता है? डिस्क शेप्ड होता है। कैसा होता है? डिस्क शेप्ड,
ये कैसा होता है, डिस्क शेप्ड। तो काइनेटोकोर कैसा होता है, डिस्क शेप्ड है। क्या, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है ये क्या कराता है, डीपॉलीमराइजेशन कराता है, किसकी, स्पिंडल फाइबर की। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे काइनेटोकोर का क्या फंक्शन होता है, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इन्होंने क्या बोला है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमेयर on the sides of which disc shaped structures called kinetocores are present। तो देखिए यहाँ पर डीएनए में कंडेंसेशन हुआ और एक जगह डीएनए जो है इकट्ठा हो गया, उलझ गया, उसे हमने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा और हम उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर, राइट। और दूसरा जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसे हम न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। इसे हम क्रोमैटिड कहते हैं, सॉरी इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड। और जहां पर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वहां पर एक प्रोटीन जुड़ा होता है जो कि डिस्क शेप होता है, उसे हमने क्या नाम दिया, काइनेटोकोर। क्या नाम दिया, काइनेटोकोर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो डायग्राम देख लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये, सेंट्रोमेयर होल्ड्स टू क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर जो है वो किसको होल्ड कर रहा है, टू क्रोमैटिड को। देखिए ये एक क्रोमैटिड है, ठीक है, एक मिनट जरा, एक मिनट, ये देखिए ये पूरी एक क्रोमैटिड है, ये क्या है, एक क्रोमैटिड है, राइट। और ये दूसरी क्रोमैटिड दिख रही है आपको, ये क्या दिख रही है, दूसरी क्रोमैटिड। तो इनका कहना है कि सेंट्रोमेयर जो है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, किसको जोड़ रहा है, किसको होल्ड कर रहा है, टू क्रोमैटिड्स को ऑफ अ क्रोमोसोम। किसकी क्रोमैटिड को, क्रोमोसोम की। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर देयर आर क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो जो मैं बोल रही थी ना, अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की तरफ। तो क्या है हमारा नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, on the basis of position of centromere क्रोमोसोम को हमने कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया है, कितने टाइप्स में किया क्लासिफाई, जल्दी बताइए, 4 टाइप्स में। क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स, राइट। चलिए तो 4 टाइप्स हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हम देख लेते हैं 4 टाइप्स। पहला है, पहला टाइप जो है वो है मेटासेंट्रिक। क्या है, मेटासेंट्रिक। फिर दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। क्या है, सब मेटासेंट्रिक। फिर थर्ड वन इज एक्रोसेंट्रिक। एंड फोर्थ जो है वो क्या है, टीलोसेंट्रिक। क्या है, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर याद आया एक्रोसेंट्रिक मैंने कहाँ पढ़ाया था, न्यूक्लियोलस में, कि न्यूक्लियोलस की सिंथेसिस में कौन सा टाइप ऑफ
क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है एक्रोसेंट्रिक, राइट। चलिए, तो यहाँ पर सब मेटासेंट्रिक का मतलब या मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा अगर छोटा बड़ा भी हो रहा है तो प्लीज इमेजिन कर लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम्स की जो क्रोमैटिड्स है, ठीक है, इनका जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। मतलब सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्या है, सेंटर में है बिल्कुल। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, राइट। दूसरा टाइप जो है वो क्या है, सब मेटासेंट्रिक। क्या है, सब मेटासेंट्रिक। तो देखते हैं सब मेटासेंट्रिक क्या है। सब मेटासेंट्रिक भी देख लेते हैं हम। ठीक है, एंड लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो यहां देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो क्रोमैटिड या आर्म्स जो है उनकी लेंथ जो है वो क्या है, इक्वल। एंड सेंट्रोमेयर की पोजीशन बिल्कुल सेंटर में है, राइट। यहाँ पर सेंट्रोमेयर की पोजीशन थोड़ी सी खसक गई है नीचे की तरफ, मतलब ये लॉन्गर आर्म हो गई, ये क्या हो गई, लॉन्गर आर्म, और ये क्या हो गई, शॉर्टर आर्म, राइट। इसको आप उल्टा घुमा लेना, राइट, उल्टा भी घुमा सकते हो, ऊपर आप शॉर्टर कर सकते हैं, नीचे लॉन्गर, राइट। फिर यहां पर देखिए ये लॉन्गर आर्म हो गई एंड दिस वन इज शॉर्टर आर्म। मतलब सेंट्रोमेयर और नीचे की तरफ सरक गया, कहाँ खसक गया, नीचे की तरफ। मतलब ऊपर वाली आर्म ज्यादा बड़ी है, नीचे वाली आर्म्स और छोटी है, राइट। ये क्या हो गई, लॉन्गर आर्म, और ये क्या हो गई, शॉर्टर आर्म। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर हमने क्रोमोसोम को क्लासीफाई कर दिया 4 टाइप्स में, राइट। कौन कौन से, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर की पोजीशन बिल्कुल बीच में है एंड क्रोमैटिड की जो लेंथ है वो इक्वल है। यहाँ पर सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ा नीचे आ गया, मतलब एक जो आर्म है वो क्या है, लॉन्गर, और दूसरी क्या है, शॉर्टर, मतलब थोड़ा खसका है। और यहाँ पर और ज्यादा, मतलब देखिए यहाँ पर क्रोमैटिड का साइज इतना था, ये और छोटा हो गया। प्लीज इससे मत देखना, आप इसको देखो, इस क्रोमोसोम को, कि इसका ये वाला साइज बहुत बड़ा है, ये और छोटा हो गया। यहाँ पर देखो ये बड़ा है, ये और छोटा हो गया। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के बेसिस पर हमने 4 टाइप के क्या देखे, क्रोमोसोम। ठीक है, अगर आपसे क्या बनवाया जाए, इनका शेप बनवाया जाए, क्या बनवाया जाए, शेप, तो आप शेप बना पाएंगे बिल्कुल। इनका शेप आपको कैसा दिख रहा है, देखिए मैं क्या करूंगी, इसको सेंट्रोमेयर से आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। क्या करना है, फोल्ड। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो मैं तो इसको ऐसे ही बताती हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। देखिए ये वाले पॉइंट को मुझे क्या बोलना है, सेंट्रोमेयर। क्या बोलना है, सेंट्रोमेयर, राइट। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, सेंट्रोमेयर। ये ऐसा है क्रोमोसोम, ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे पूरी, और इन दोनों की लेंथ इक्वल है, देखो बिल्कुल बराबर लेंथ है, ये इक्वल लेंथ के हैं दोनों, एक ऊपर एक नीचे, और ये वाला पोजीशन क्या हो गया, सेंट्रोमेयर। अब मैं इसको मोड़ूंगी, क्या करूंगी, मोड़ूंगी। तो शेप कैसा दिख रहा है, वी शेप। कैसा शेप दिख रहा है, वी शेप, या ऐसे कर लो, तो कौन सा शेप दिख रहा है, वी शेप।
तो यहां पर मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम है इसका शेप कैसा होगा, वी शेप। कैसा होगा, वी शेप, राइट। वहीं पर सब मेटासेंट्रिक की मैं बात करूं, किसकी, सब मेटासेंट्रिक की, तो यहां पर सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म का साइज थोड़ा छोटा है और दूसरे आर्म का साइज थोड़ा बड़ा है, राइट। तो मैं यहां से लेती हूं, राइट। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो है ये क्या हो गया अपना, जल्दी बताइए, ये पॉइंट जो है ये क्या हो गया हमारा, सेंट्रोमेयर। यहां सेंट्रोमेयर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको मोड़ूंगी तो देखिए ये शेप कौन सा दिख रहा है, एल। छोटा साइज किया ना, पहले इतना पूरा था दोनों का, बट अब मैंने साइज यहां से लिया, तो यहां पर मैंने जोड़ा, जहां पर ज्वाइंट है वो क्या हो गया हमारा, सेंट्रोमेयर। तो नीचे वाली आर्म को जब मैंने मोड़ा तो मुझे ये शेप कैसा दिख रहा है, कैसा शेप दिख रहा है आपको बताइए, एल शेप दिख रहा है ना। तो यहां पर सब मेटासेंट्रिक का शेप कैसा होगा, एल शेप। क्या होगा, एल शेप, राइट। फिर वहीं पर मैं बात करूं किसकी, एक्रोसेंट्रिक की। किसकी बात करूं, एक्रोसेंट्रिक की। तो इसका एक जो आर्म है काफी छोटी है, तो ये मेरी एक लॉन्गर आर्म हो गई, ये शॉर्टर आर्म हो गई। क्या हो गई, शॉर्टर आर्म। नीचे वाली क्या हो गई, शॉर्टर आर्म। और ये क्या हो गया हमारा, बताइए जल्दी से, ये हो गया हमारा सेंट्रोमेयर। अब मैंने इसको मोड़ा तो कौन सा शेप दिख रहा है, जल्दी बताइए, कौन सा शेप दिख रहा है, जे शेप। इसको ऐसा मोड़ना है ना, तो कौन सा शेप दिख रहा है, जे शेप। तो ये क्या शेप हो गया, जे शेप। क्या हो गया, जे शेप। वहीं पर इस पॉइंट पे ही क्या प्रेजेंट है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी आर्म है, मतलब इस तरीके की आर्म है। तो ये शेप कौन सा होता है, आई शेप। कौन सा शेप हो जाएगा, आई शेप, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम का। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। तो चलते हैं हम। तो ऑन द बेसिस ऑफ, इन्होंने क्या बोला है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, 4 टाइप के क्या होते हैं, क्रोमोसोम। यहाँ पर देखिए पहला क्रोमोसोम जो है, इसमें यहाँ पर क्रोमैटिड की लेंथ जो है वो इक्वल है। ये देखिए ये क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, राइट। यहाँ पर देखिए ये वाली आर्म जो है वो थोड़ी छोटी हो गई, ये बड़ी है, तो ये सब मेटासेंट्रिक है। यहाँ और छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, ये क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, एक्रोसेंट्रिक। और यहाँ पर और छोटी हो गई, क्या हो गई, और छोटी। एंड दिस वन इज लॉन्गर वन, तो ये क्या हो गई, जल्दी बताइए, टीलोसेंट्रिक। मैंने बोल दिया था ना आपको, इसको घुमा लेना। आप इसको कैसे कर लेना, ये घुमा लेना, क्रोमोसोम को आप ऐसे घुमा लोगे तो ये ऊपर हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगी, राइट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर ये कौन सा टाइप है, ये आपका हो जाएगा मेटासेंट्रिक। आप लिख लेना एनसीईआरटी में, सब मेटासेंट्रिक। ये कौन सा हो जाएगा आपका, एक्रोसेंट्रिक। और दिस वन इज टीलोसेंट्रिक। ये क्या हो गया, टीलोसेंट्रिक, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमेयर। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमेयर जो है वो कहाँ होता है, मिडिल में होता है। कहाँ होता है, मिडिल में, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। और क्या बनाता है, क्रोमोसोम की इक्वल आर्म्स बनाता है, राइट। वहीं पर सब मेटासेंट्रिक की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रोमेयर जो है, सब मेटासेंट्रिक की बात करूं तो सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। सेंट्रोमेयर कहाँ होता है, मिडिल से थोड़ा नीचे या ऊपर की तरफ होता है। द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर एंड 1 लॉन्गर आर्म, जिसकी वजह से क्या बनती है, क्रोमोसोम की एक शॉर्टर आर्म और दूसरी लॉन्गर आर्म बनती है, ठीक है। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, सेंट्रोमेयर जो है वो सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड। कहां पर हो जाता है, एंड पर सिचुएटेड हो जाता है, क्लोजली बेटा, क्लोजली याद रखना। 1 एक्सट्रीमली शॉर्टर एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। एक काफी ज्यादा छोटी आर्म होती है एंड दूसरी काफी बड़ी आर्म होती है। वेयर इज द टीलोसेंट्रिक
कौन सा? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज द टर्मिनल सेंट्रोमेयर। यहाँ पर क्रोमोसोम जो है उसका सेंट्रोमेयर कैसा होता है? टर्मिनल। बिल्कुल कहाँ पे है? उसके टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग secondary constrictions at constant location. This gives a appearance of small fragment called satellite. तो इनका कहना है समटाइम कुछ क्रोमोसोम्स पे क्या होती है? नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है, इनकी लोकेशन जो है कांस्टेंट है, एंड दिस गिव्स अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड सैटेलाइट, और इसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए या सैटेलाइट, राइट। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? अब नेक्स्ट है हमारा माइक्रो बॉडीज। तो माइक्रो बॉडीज के बारे में हमने क्या जाना था कि मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स called microbodies that contain various enzymes are present in both plants and animal cell। मतलब माइक्रोबॉडीज जो है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। क्या इतना क्लियर हुआ? तो माइक्रोबॉडीज क्या है जल्दी बताइए? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। कैसा है जल्दी बताइए? स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल, राइट। स्फेरिकल स्ट्रक्चर, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? इतना क्लियर हुआ तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? मैं क्लियर कर दूं? जल्दी बताइए, क्लियर कर दूं क्या? जल्दी बताइए। तो हम क्लियर कर देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने माइक्रोबॉडीज देखनी है। 3 टाइप की माइक्रोबॉडीज होती है। परऑक्सीजोम कौन सी होती है? परऑक्सीजोम, स्फेरोजोम्स एंड ग्लाइऑक्सीजोम। कौन कौन सी होती है? परऑक्सीजोम, स्फेरोजोम एंड ग्लाइऑक्सीजोम, राइट। परऑक्सीजोम जो है इसका काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो काफी लंबी चेन होती है जो फैटी एसिड की, उसके ब्रेक डाउन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम का और क्या काम है? डिटॉक्सिफिकेशन करना। क्या करना? डिटॉक्सिफिकेशन। तो याद रखना आपको इसका और क्या काम है? डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए, इन्वॉल्व इन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म इन एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स में परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? परऑक्सीजोम। मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। एंड थर्ड जो है वो क्या है? इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट, जिसे हम C2 साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? C2 साइकिल, राइट। तो फोटो रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? C2 साइकिल, क्लियर है। तो यहाँ पर परऑक्सीजोम जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है? फोटो रेस्पिरेशन में। एनिमल में ये क्या कराता है? परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कह रहे हैं। एंड किसका ब्रेकडाउन कराता है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का। वहीं पर स्फेरोजोम की हम बात करें तो ये वर्क करता है एज अ प्लांट लाइजोजोम, और ये क्या करता है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। किसकी? लिपिड की सिंथेसिस करता है एंड लिपिड का स्टोरेज करता है, राइट। वहीं पर ग्लाइऑक्सीजोम की मैं बात करूं तो ग्लाइऑक्सीजोम का क्या काम है? कन्वर्ट फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर ग्लाइऑक्सीजोम क्या करता है? फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस
ग्लूकोनियोजेनेसिस। बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या होता है? ग्लूको का मतलब क्या है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की बात कर लें या ग्लूकोज की बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज बोल दो, स्टार्च बोल दो या कुछ भी बोल दो, मैं ग्लूको बोल रही हूँ। न्यू का मतलब होता है न्यू, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहां पर किसी न्यू से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ग्लूकोज का, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, राइट। बट यहां आपको फैट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैट या प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब किसी नए से ग्लूकोज का बनना इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट से या स्टार्च से तो ग्लूकोज बनेगा ही, है ना। बट अगर किसी नए जो कंपाउंड है, मतलब आपका फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इससे अगर ग्लूकोज बन रहा है तो उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना किसी देरी के जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हमारे सेल चैप्टर की थ्योरी समाप्त होती है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, कहीं डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एंड लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली गूगल पे जाना है या क्रोम पर जाना है और वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। तो जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा एंड इस पेज में आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड रहेगा आपका हर एक चैप्टर के अंदर पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी और एडवांस थ्योरी, इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस सब के थ्रू आप अपने सब्जेक्ट को एंड अपने कोर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अपनी स्टडी को काफ़ी स्मार्ट बनाने वाले हैं। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेल होंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल हैं, राइट। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स पर स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे फ्री एजुकेशन नहीं ले सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।